जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से डीआरडीओ के द्वारा अब प्रलय क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइलों के एक एयर लॉन्च वेरिएंटों को लेके काम किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ऐसा मिसाइल अगर बन जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी जो है वो कई गुना एनहांस होगा। पर दोस्तों प्रलय जैसे एक सरफेस टू सरफेस क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल को एक एयर लॉन्च वेरिएंट में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा। और दोस्तों डीआरडीओ के सामने ऐसे मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेके कई तरीके की चुनौती है और इन चुनौतियों को ही दूर करके डीआरडीओ के तरफ से एक एयर लॉन्च प्रलय क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करना संभव हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में सफलता के बाद ही डीआरडीओ के तरफ से ऐसे एक मिसाइल को डेवलप करने को लेकर इरादा बनाया गया है जो कि भारत के डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी या फिर कहे तो टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और एनहांस करे। और दोस्तों इसी संकल्प के अंतर्गत डीआरडीओ के तरफ से 9 मीटर से भी अधिक लंबा और 5 टन से भी अधिक भारी प्रलय जैसे सरफेस टू सरफेस क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल को भारत के सबसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट मतलब 22 मीटर लंबा सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने को लेके काम किया जा रहा है। करंटली अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी एयर टू सरफेस मिसाइल है उनमें ब्रह्मोस मिसाइल सबसे ताकतवर तरीन और सबसे भारी भरकम मिसाइल है। और दोस्तों इन ब्रह्मोस ए मिसाइलों का वजन भी प्रलय मिसाइलों के तुलना में लगभग आधा मतलब करीब 2.5 टन है। और ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों को भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि दोस्तों आप लोगों को इसी से ही अंदाजा लग गया होगा कि प्रलय जैसे 5 टन भारी और लंबे मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना डीआरडीओ के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि दोस्तों डीआरडीओ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है मुझे लग रहा है कि डीआरडीओ इस चैलेंज को भी ओवरकम कर लेगा। अब दोस्तों भारत के पास ब्रह्मोस ए जैसे मिसाइल तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में प्रलय जैसे क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल इंटीग्रेट हो जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स को कई तरीके से फायदा मिलेगा। खास करके अगर इन मिसाइलों के रफ्तार को देखा जाए तो ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के तुलना में भी काफी अधिक है और प्रलय एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। दूसरी तरफ दोस्तों इन मिसाइलों के पेलोड क्षमता भी ब्रह्मोस मिसाइल के तुलना में काफी अधिक है और रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब 500 से 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। जबकि अगर रेंज को देखा जाए तो सरफेस टू सरफेस वेरिएंट का जो मिसाइल है इसका रेंज 150 से 400 किलोमीटर तक है। तो वहीं पे दोस्तों ये रेंज डिपेंड करता है मिसाइल के पेलोड के ऊपर, मतलब जितना अधिक पेलोड होगा रेंज उतना कम होगा, लेकिन जितना कम पेलोड होगा रेंज मिसाइल का उतना अधिक होगा। दूसरी तरफ दोस्तों ये प्रलय मिसाइल को क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये ट्रेडिशनल बैलिस्टिक पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि इसके जगह में एक ऐसे पाथ को फॉलो करता है जो कि क्रूज मिसाइल के जैसे मैनेवरेबल हो। और दोस्तों इसी वजह से इन मिसाइलों को आप एक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं और इन्हीं कारणों के वजह से इन मिसाइलों को डिटेक्ट करना दुश्मन के लिए एक तरीके से नामुमकिन है। और शायद इसी वजह से ही डीआरडीओ ऐसे मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों को बनाने को लेकर भी इंटरेस्टेड है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के रास्ते में डीआरडीओ को 1-2 नहीं बल्कि टोटल 5 अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है इन मिसाइलों का वजन। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे भारी भरकम और सबसे अधिक पेलोड कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI है, वो भी अपने सेंट्रल पेलोड में करीब 2.5 टन तक के ही वजन को कैरी कर सकता है। और इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल को भी केवल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ऐसे सेंट्रल पेलोड में ही इंटीग्रेट करना संभव हो पाया। दूसरी तरफ दोस्तों प्रलय मिसाइल का जो वजन है मतलब करंट सरफेस टू सरफेस वेरिएंट का वजन करीब 5 टन है, तो ऐसे में इन मिसाइलों के वजन को डीआरडीओ के तरफ से काफी अधिक घटाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल के वजन को घटाना काफी अधिक चैलेंजिंग होता है क्योंकि इन मिसाइलों में रेंज पेलोड खुले के कई तरीके के मॉडिफिकेशन का आवश्यकता पड़ेगा। हालांकि अगर डीआरडीओ के तरफ से लाइट वेट मटेरियल कंपोजिट या फिर टाइटेनियम एलॉय का उपयोग करके इन मिसाइलों के स्ट्रक्चर को निर्माण किया जाता है तो इससे मिसाइलों के वजन को कम करना संभव हो पाएगा। हालांकि दोस्तों इससे मिसाइल का वजन एक लिमिट तक ही कम हो पाएगा, पर अगर मिसाइल के वजन को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मुताबिक करना है
तो मिसाइल में से और भी कई तरीके के इक्विपमेंटों के वजन को कम करना पड़ेगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम भी शामिल है और साथ ही साथ इसके प्रोपल्शन या फिर कहे तो फ्यूल को भी कम करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों हाइपरसोनिक रफ्तार को मेंटेन रखते हुए और लॉन्ग डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए मिसाइलों के वजन कम करना डीआरडीओ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वहीं पर दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मिसाइल का लंबाई या फिर कहे तो मिसाइल का साइज। दोस्तों सरफेस टू सरफेस प्रलय मिसाइल का जो लंबाई है वो 9.06 मीटर है, जबकि अगर ब्रह्मोस ए मिसाइल को देखा जाए तो इसका लंबाई करीब करीब 8 मीटर तक है। जबकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 22 मीटर के आसपास है। तो ऐसे में इतने लंबे मिसाइल को अगर इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी और एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ सकता है। हालांकि अगर प्रलय मिसाइल के लंबाई को ब्रह्मोस के जितना मतलब 8 मीटर तक किया जा सकता है तो इससे चैलेंज को थोड़ा बहुत कम किया जा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट 8 मीटर लंबा मिसाइल को कैरी कर रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मिसाइल के लंबाई को कम करना शायद उतना अधिक मुश्किल ना हो, क्योंकि मिसाइल के अगर वजन को कम किया जाता है तो ऑटोमेटिकली मिसाइल की लंबाई भी इससे कम होगा। हालांकि इसके लिए मिसाइल के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है तो इस स्ट्रक्चर के नीचे एकोमोडेट होने वाले अलग अलग कंपोनेंट, खास करके मिसाइल के गाइडेंस और नेविगेशन कंपोनेंट को भी रीडिजाइन करना पड़ेगा, तभी जाके ये छोटे आकार के मिसाइल में इसे इंटीग्रेट करना संभव हो पाएगा। दोस्तों डीआरडीओ के लिए जो तीसरा इशू है वो है इसके सेफ्टी और स्टेबिलिटी। अब आप लोगों को बता दूं कि इतने बड़े और भारी भरकम मिसाइल को जब एयरक्राफ्ट से सेपरेट किया जाता है या फिर कहे तो एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है तो इसका एक असर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी पड़ता है। और दोस्तों इतने बड़े मिसाइल को इंटीग्रेट करके एयरक्राफ्टों को फ्लाई करना और इसे सेफ रखना भी डीआरडीओ के लिए एक चैलेंज होगा। हालांकि इसके लिए एयरक्राफ्टों के मॉडिफिकेशन तो संभव नहीं है, लेकिन मिसाइल को इतना हद तक मॉडिफाई करना पड़ेगा कि मिसाइल के इंटीग्रेशन के वजह से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस या इसके एरोडायनामिक बिहेवियर के ऊपर किसी तरीके का कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों इससे स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अगर मिसाइल के वजन और आकार को कम करना संभव होता है तो इन चैलेंजेस को भी दूर करना डीआरडीओ के लिए ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। दोस्तों चौथा इशू है इसके हाइपरसोनिक डायनामिक। अब दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि करंट ब्रह्मोस ए मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक रफ्तार मतलब ध्वनि के रफ्तार से 3 गुना अधिक रफ्तार में ट्रैवल करता है, जबकि प्रलय मिसाइल के जो सरफेस टू सरफेस वेरिएंट है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब ये ध्वनि के रफ्तार से 5 गुना से भी अधिक रफ्तार में ट्रैवल करता है। और दोस्तों ये मिसाइल एक क्वाइज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब अपने फ्लाइट पाथ के इनिशियल स्टेज में ये मिसाइल एक बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है और फिर जाके ये मैन्यूवरेबल तरीके से टारगेट को हिट करता है। ऐसे में हवा से दागे जाने वाले मिसाइल के रूप में अगर इसे इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जो ट्रेजेक्टरी है या फिर कहे तो इसका जो रफ्तार है ये लॉन्च प्लेटफॉर्म मतलब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ऊपर असर डाल सकता है। और डीआरडीओ का जो प्रमुख चैलेंज होगा वो है इस असर को कम करना। हालांकि जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल से बूस्टर स्टेज को हटा के इस चैलेंज को कम किया गया और पहले मिसाइल को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से सेपरेट किया जाता है और फिर जाके मिसाइल के इग्निशन को स्टार्ट किया जाता है, तो इससे एयरक्राफ्ट और मिसाइल के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे कि मिसाइल के लॉन्च से एयरक्राफ्ट को असर नहीं पड़ता है। पर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के इग्निशन और थ्रस्ट प्रलय जैसे मिसाइलों के जितना इतना अधिक नहीं है। हालांकि दोस्तों अन्य क्रूज मिसाइल के तुलना में ब्रह्मोस मिसाइल का जो इंजन है उसका थ्रस्ट काफी अधिक है, लेकिन प्रलय मिसाइल के इंजन के सामने ये कुछ भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों इस तरीके के मिसाइल के जो लॉन्च है और इसके जो हाइपरसोनिक रफ्तार है इससे भी डीआरडीओ के तरफ से डेवलपमेंट के दरमियान ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके इन मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंट को तैयार किया जा सकेगा। और दोस्तों सबसे आखिरी और 5वां इशू है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के मॉडिफिकेशन। आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मोस ए जैसे 2.5 टन के मिसाइल को कैरी करने के लिए भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भारी भरकम मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ा। और दोस्तों 2.5 टन वजन के वजह से ही सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के फ्यूसलाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा ताकि ये आसानी से मिसाइल को कैरी कर सके और मिसाइल के वजह से किसी भी तरीके से इन एयरक्राफ्टों के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि वहीं पे दोस्तों अगर प्रलय जैसे मिसाइल को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जाता है
तो मेरा मानना यह है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को और अधिक मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पे मिसाइल वजन में भारी और आकार में बड़ा है, तो वहीं पे इसके लॉन्च के बाद एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल के इंजन के वजह से भी काफी अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। और दोस्तों ये मॉडिफिकेशन भी DRDO के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि करेंटली सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के तरह अपग्रेड किया जा रहा है, और इसके बाद फिर से एक नए मिसाइलों के इंटीग्रेशन के लिए अगर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना पड़ता है तो ये और एक अधिक खर्चा होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड के बाद और ऐसे मॉडिफिकेशन का आवश्यकता होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि करंटली इन मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके का खबर आ रहा है, उससे एक बात तो ये साफ है कि DRDO के तरफ से एयर लॉन्च प्रलय मिसाइलों को बनाने को लेकर अपना मन बना लिया गया है, और DRDO जल्द ही मतलब आने वाले 2 से 3 साल के अंदर शायद प्रलय मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंटों के टेस्टिंग के काम को भी शुरू कर दे। हालांकि वहीं पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अगर ऐसे मिसाइल बन जाता है तो भारत को केवल दुश्मन के खिलाफ ही एक बढ़तरी नहीं मिलेगा, बल्कि भारत को अपने दोस्त देशों के ऊपर भी कम से कम डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि करंटली अगर देखा जाए तो भारत के पास कोई भी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए इजराइल से रैम्पेज जैसे मिसाइलों को हासिल किया है। हालांकि इन मिसाइलों को भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके रैम्पेज एक फॉरेन ओरिजिन मिसाइल है, और प्रलय मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट बन जाने के बाद भारत को और विदेशी मिसाइलों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, जिससे कि भारत अपने आप को और अधिक आत्मनिर्भर कर पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या DRDO की तरफ से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर प्रलय मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को बनाना संभव होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।